प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। विश्व इतिहास के अंतर्गत हम वाणिज्यवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम वाणिज्यवाद के अर्थ और उसके प्रमुख लक्षणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम वाणिज्यवाद के उदय और विकास के कारण और उसके प्रभाव, दोष इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वाणिज्यवाद के उदय और कारणों से। वाणिज्यवाद के उदय के कारणों में सबसे पहला कारण था समुद्री यात्राएं और भौगोलिक खोजें। कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिको मैगलन, जॉन कैबार्ड जैसे साहसी नाविकों ने जोखिम भरी समुद्री यात्राएं करके अनेक नए देशों की खोज की। उन देशों में धीरे धीरे नई बस्तियां बसाई गई। यूरोप के पश्चिमी देशों ने, विशेषकर स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ने नए खोजे हुए देशों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए और अपने व्यापारिक नगर स्थापित किए। इन उपनिवेशों से चमड़ा, लोहा, रुई, ऊन आदि कच्चा माल प्राप्त कर अपने देश में लाते थे, आयात करते थे और इनसे निर्मित इन वस्तुओं से नवीन वस्तुएं बनाकर उपनिवेशों को निर्यात के रूप में बेचते थे, जिससे बदले में वहां से प्रचुर मात्रा में सोना और चांदी प्राप्त होता था। इससे पूंजी का अधिकाधिक संचय हुआ, आयात निर्यात बढ़ा और देश समृद्ध हुआ। वाणिज्यवाद का दूसरा कारण है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रभाव भी इसके उदय का एक प्रमुख कारण था। पुनर्जागरण ने यूरोप में नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ मानव जीवन के प्रति अधिकाधिक अभिरुचि और आकांक्षाएं उत्पन्न की। मानव जीवन को अधिक रुचिकर और सुख सुविधा संपन्न बनाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। इससे भौतिकवाद में वृद्धि हुई। भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन की मांग बढ़ी और यह बढ़ता हुआ धन व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधों से ही प्राप्त हो सकता था। इसलिए वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। वाणिज्यवाद के उदय का अगला कारण है मुद्रा का प्रचलन और बैंकिंग प्रणाली। विभिन्न व्यवसायों, उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य के बढ़ जाने से व्यवसाय और व्यापार प्रणालियों में संशोधन, सुधार और परिवर्तन हुआ। वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधारों पर उद्योग धंधों में अधिकाधिक उत्पादन और व्यापार में वस्तुओं का अधिकाधिक क्रय विक्रय होने लगा। इससे मुद्रा प्रचलन बढ़ा और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ और विकास हुआ। बैंकों ने अपने जमा धन को अन्य व्यापारियों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों को साख पर उधार दिया और उनके व्यापारिक वस्तुओं के क्रय विक्रय संबंधी भुगतान को सरलता से किया। इससे वाणिज्यवाद को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिला। धीरे धीरे अधिकाधिक पूंजी को व्यापारियों को उपलब्ध कराने हेतु जॉइंट स्टॉक कंपनियां स्थापित की गई और उनका विकास किया गया। इन जॉइंट स्टॉक कंपनियों और बैंकों में अनेक लोगों की बचत का धन संचित हो रहा था। इस धन को बड़े बड़े उद्योगों और विदेशी व्यापार में लगाया गया। विशाल पैमाने पर बड़े कारखाने स्थापित और विकसित हुए। इससे विशाल पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का वितरण और क्रय विक्रय होने लगा। इससे देशी और विदेशी व्यापार तथा वाणिज्यवाद का एक नवीन युग आरंभ हुआ। इस प्रकार मुद्रा के प्रचलन और बैंकिंग प्रणाली ने वाणिज्यवाद को प्रोत्साहित किया। वाणिज्यवाद के उदय का एक अन्य कारण है नवोदित राज्यों द्वारा प्रोत्साहन और संरक्षण। यूरोप में 15वीं और 16वीं सदी में नवोदित राष्ट्रीय राज्यों का उदय और विकास हुआ। इन बलशाली राष्ट्रीय राजाओं ने देश में आंतरिक शांति स्थापित की और बाहरी आक्रमणों से देश को सुरक्षा प्रदान की। सुरक्षा और शांति के वातावरण में उद्योग धंधे और देशी व्यापार बढ़ा और राष्ट्रीय राजाओं ने सोने चांदी के आयात को प्रोत्साहित किया। इसी बीच व्यापारियों से कर के रूप में पर्याप्त धन प्राप्त हो जाने से राष्ट्रीय राजाओं ने युद्ध किए और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और अन्य महाद्वीपों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। उन्होंने उद्योगपतियों और व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि वे उपनिवेशों से व्यापार करके अपने धन संपत्ति बढ़ाएं। फलतः उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ व्यापार और देश की आर्थिक समृद्धि राज्य की शक्ति बन गई। इन परिस्थितियों में वाणिज्यवाद और पूंजीवाद खूब फले फूले। विद्यार्थियों, अभी हमने वाणिज्यवाद के
उदय और विकास के कारणों पर चर्चा की। अब बात करते हैं वाणिज्यवाद का महत्व क्या था और इसके परिणाम क्या थे। लगभग 250 वर्षों तक वाणिज्यवाद की विचारधारा का बाहुल्य यूरोप में रहा। वाणिज्यवाद की विचारधारा ने यूरोप के राष्ट्रों की आर्थिक नीति को ढाला। यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ वाणिज्यवाद से ही हुआ। आर्थिक लाभ के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने संतुलित आयात निर्यात की नीति अपनाई। वाणिज्यवाद के कारण नवीन उद्योगों के माल को अधिकाधिक निर्यात कर विदेशों से बड़े पैमाने पर सोना, चांदी और धन प्राप्त किया गया। इस सिद्धांत को अपनाया गया कि वस्तुओं का अधिकाधिक निर्यात करना और आयात कम करना, जिससे देश अधिक समृद्ध हो जाए। विदेशी माल की खरीद और आयात को निरुत्साहित किया गया। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि की गई। कच्चा माल प्राप्त करने और बने हुए माल की बिक्री और खपत के लिए नवीन उपनिवेशों की स्थापना की गई। इससे औपनिवेशिक साम्राज्य बने। वाणिज्यवाद की नीतियां और सिद्धांत अपनाने से यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे महान शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हो सका। शीघ्र ही इनका साम्राज्य यूरोप के 12 महाद्वीपों में फैल गया। विद्यार्थियों, वाणिज्यवाद ने जहां आर्थिक रूप से विश्व के देशों को समृद्ध और सशक्त बनाया, वहीं इसके कुछ दोष भी थे। आइए हम बात करते हैं इसके प्रमुख दोषों के बारे में। इसका सबसे पहला दोष था पूंजीवाद को जन्म देना या पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलना। वाणिज्यवाद के कारण उद्योग धंधों का प्रसार हुआ, जिसने पूंजीवाद को जन्म दिया। इस पूंजीवाद ने से यूरोपीय समाज में 2 वर्गों का उदय हुआ। पहला पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का वर्ग, जिसका उत्पादन के साधनों पर अपना एकाधिकार था, और दूसरा सर्वहारा वर्ग, जिसके पास स्वयं के स्वामित्व के उत्पादन के साधन नहीं होने के कारण अपने श्रम को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था। इससे कालांतर में पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में कड़ा संघर्ष छिड़ गया, जिससे विद्रोह और क्रांतियां हुई तथा आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई। इसका दूसरा दोष था संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना। वाणिज्यवाद के कारण प्रत्येक राष्ट्र ने अपने देश को महत्व देकर उसकी समृद्धि के लिए दूसरे राष्ट्रों का शोषण किया। इससे एक राष्ट्र अधिक सशक्त और संपन्न हो गया और अन्य छोटे छोटे देश शोषित होने से और गरीब हो गए। इस प्रकार वाणिज्यवाद के कारण संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसका तीसरा दोष है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। वाणिज्यवाद ने विभिन्न देशों में मधुर मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, जिससे आगे चलकर विध्वंसकारी युद्ध हुए। इसका अगला दोष है सोने चांदी के संचय की निरर्थकता। वाणिज्यवाद के अंतर्गत अधिकाधिक सोना चांदी प्राप्त कर उसके संचय को महत्व दिया गया। फलतः जिस वर्ग के पास सोना और चांदी संचित हो गया, वह अपार धन संपत्ति के आधार पर अनैतिक, विलासी और भ्रष्ट हो गया और समाज में नैतिक मूल्य समाप्त हो गए। उद्योग धंधों के विकास होने पर यह तथ्य सामने आया कि किसी देश में सोने चांदी के भंडार की अपेक्षा लोहा, इस्पात, कोयला, खनिज तेल आदि मूल्यवान है। इनके समुचित दोहन से राष्ट्र अधिक समृद्ध और शक्तिशाली होगा। इस सिद्धांत ने सोने चांदी के भंडार को निरर्थक कर दिया। इसका एक अन्य दोष था कृषि की उपेक्षा। वाणिज्यवाद के समर्थकों ने उद्योग धंधों व्यवसायों पर अधिक से अधिक बल दिया। इससे कृषि का क्षेत्र अविकसित और पिछड़ा रह गया। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि और उद्योग धंधों का संतुलित विकास होना आवश्यक होता है। इसके अलावा वाणिज्यवाद में लोक कल्याण की भावना का अभाव था। वाणिज्यवाद ने राजनीतिक क्षेत्र में राज्य और शासक और आर्थिक क्षेत्र में उद्योग धंधों और व्यापार को अधिक महत्व दिया। सर्वहारा वर्ग या दरिद्र जनता या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हित में
लोक कल्याण में कोई अभिरुचि नहीं ली। इसके लिए कोई योजना या सिद्धांत नहीं थे। वाणिज्यवाद में गरीबों, शिल्पियों और श्रमिकों का शोषण हुआ। इसका अगला दोष था राजसत्ता और राजभक्ति में वृद्धि। वाणिज्यवाद के समर्थकों, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने शक्तिशाली राज्य का समर्थन किया, क्योंकि उनके हित संवर्धन के लिए सशक्त राजा ही आंतरिक शांति और बाह्य सुरक्षा प्रदान कर सकता था। कालांतर में देश में धन की प्रचुरता और समृद्धि से बलशाली राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक हो गए। राजाओं और शासकों ने अपनी शक्तियों व अधिकारों का दुरुपयोग किया। कालांतर में उनकी निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह व क्रांतियां हुई। इन सब कारणों से वाणिज्यवाद के विरुद्ध तीव्र असंतोष फैलने लगा और 19वीं सदी में परिवर्तित परिस्थितियों में इसके सिद्धांतों का विरोध हुआ। इन्हीं कारणों से वाणिज्यवाद का ह्रास हो गया। विद्यार्थियों, अभी तक हमने वाणिज्यवाद के बारे में चर्चा की। आपके पाठ्यक्रम में वाणिज्यवाद के अतिरिक्त एक अन्य टॉपिक है वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति क्या थी? आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्व के आर्थिक इतिहास में वाणिज्यिक क्रांति उस अवधि को कहते हैं जिसमें आर्थिक प्रसार, उपनिवेशवाद और व्यापारवाद का जोर रहा। यह वाणिज्यिक क्रांति लगभग 16वीं सदी से प्रारंभ होकर 18वीं सदी के आरंभ तक मानी जाती है। इसके बाद की अवधि में औद्योगिक क्रांति हुई। अब हम बात करते हैं आधुनिक पश्चिमी विश्व की आर्थिक क्रांति या वाणिज्यिक क्रांति। सामंतवाद का पतन, धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण 3 ऐसे प्रमुख कारक थे जिन्होंने यूरोप में आधुनिक युग के आरंभ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण एवं वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में आर्थिक प्रगति के दौर का आरंभ हुआ। वैज्ञानिक क्रांति ने औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति का आधार तैयार किया और इसके बाद यूरोप में वाणिज्यवाद का आरंभ हुआ। यूरोपीय वाणिज्यवाद ने आधुनिक पश्चिमी विश्व में आर्थिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। यूरोप में जो भौगोलिक खोजें संपन्न हुई उससे यूरोपीय व्यापारी समुद्री मार्ग द्वारा कम समय में अफ्रीका और एशिया पहुंचे, जिससे यूरोपीय व्यापार में तेजी आई। आयात निर्यात को गति एवं प्रोत्साहन मिला। यूरोपीय उद्योगों के लिए एशिया से भारी मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हुआ। निर्मित माल की खपत के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के रूप में एक बड़ा बाजार मिला। इससे यूरोप में अत्यधिक आर्थिक समृद्धि का दौर आरंभ हुआ। यूरोपीय व्यापारियों ने भारी मुनाफा कमाया। तो ये जो यूरोप में जो वाणिज्यिक क्रांति हुई थी, इसके 2 कारण कह लो या ये 2 घटनाओं के प्रतिफल स्वरूप हुई थी। एक तो कारण था धर्मयुद्ध और व्यापारी वर्ग का अभ्युदय होना और दूसरा इसका कारण था तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार एवं भौगोलिक खोजें। तो धर्म युद्धों का और प्रभाव कैसे पड़ा और व्यापारिक वर्ग का अभ्युदय कैसे हुआ? ईसाइयों के पवित्र तीर्थस्थल जेरूसलम को तुर्कों से मुक्त कराने के लिए लंबे समय तक धर्म युद्ध चले, जिन्हें क्रूसेड कहते हैं। इस धर्म युद्ध का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि भारत की भोगविलास की वस्तुएं, मालाबार क्षेत्र के एवं पूर्वी द्वीप समूह के मसालों आदि का ज्ञान हुआ। 13वीं सदी में मार्को पोलो ने वेनिस से चीन तथा जापान की यात्रा की। मार्को पोलो के विवरणों से भी यूरोप वासियों को पूर्वी देशों की वस्तुओं के बारे में जानकारी मिली। इन सब का प्रभाव यह हुआ कि पूर्वी देशों की भोगविलास की वस्तुओं की मांग एवं मसालों की मांग यूरोप में होने लगी। इस प्रकार यूरोप में एक नवीन व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। इन व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करके भारी मात्रा में धन अर्जित किया। 1200 ईस्वी से 14 ईस्वी के बीच यूरोप में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले व्यापारिक मेलों ने भी यूरोपीय व्यापार के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। इटली के नगर वेनिस, पिसा एवं जिनेवा आदि व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए।
यूरोपीय तथा पूर्वी देशों के मध्य व्यापार का प्रमुख केंद्र कुस्तुनतुनिया था। यूरोप के व्यापारी पूर्वी देशों से मसाले, हीरे, जवाहरात, रेशम, कालीन, सिल्क, सुगंधित वस्तुएं, औषधियां तथा चीनी लाकर लाभ कमाते थे। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार और भौगोलिक खोजें। धर्म युद्धों के पश्चात यूरोपीय प्रगति को 1453 ईस्वी में उस समय गहरा आघात लगा जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इससे पहले भारत एवं अन्य यूरोपीय देशों से सामान समुद्री मार्ग से फारस की खाड़ी तक आता था और इसके पश्चात स्थल मार्ग से कुस्तुनतुनिया होता हुआ यूरोप पहुंचता था। किंतु तुर्कों ने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर इस व्यापारिक मार्ग को यूरोपीय लोगों के लिए बंद कर दिया। इस समय तक यूरोपवासी पूर्वी देशों की भोगविलास की वस्तुओं और मसालों के आदी हो चुके थे। अतः कुस्तुनतुनिया वाले व्यापारिक मार्ग के बंद हो जाने के बाद नवीन समुद्री मार्ग की खोज प्रारंभ हुई। चूंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसी कारण नए मार्गों की खोज हुई। कुतुबनुमा एस्ट्रोलेब के आविष्कार ने समुद्री मार्ग की खोज को और भी आसान बना दिया और अंततः कोलंबस, मैगलन, अमेरिको वेस्पुसी, बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा जैसे साहसी नाविकों ने अपने शासकों की प्रेरणा से समुद्री मार्ग द्वारा विश्व के लगभग सभी देशों को खोज निकाला। इन भूगोलिक खोजों ने व्यापार के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति कर दी। अब व्यापार मात्र इटली के नगरों तक सीमित न होकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया। प्रारंभिक दौर में एशिया के साथ व्यापार में पुर्तगाल का एकाधिकार रहा, किंतु शीघ्र ही स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इन भौगोलिक खोजों ने न सिर्फ व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाया, बल्कि पूर्व में जिन जिन वस्तुओं का व्यापार होता था उन वस्तुओं की संख्या में भी वृद्धि की। यूरोपीय व्यापारियों ने विभिन्न देशों से विभिन्न वस्तुओं से व्यापार करके अत्यधिक लाभ कमाया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर स्पेन की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिका में सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की खानें थी, जिनका स्पेन सहित अन्य यूरोपीय देशों ने खूब दोहन किया। अमेरिका के रूप में स्पेन को एक ऐसा कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ जिसने यूरोप में स्पेन को एक प्रगतिशील और उन्नत देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इंका और एज़टेक सभ्यताओं के खजाने की स्पेन वासियों ने लूटकर समृद्धि प्राप्त की। यूरोप वासी सोना चांदी प्राप्त कर समृद्धि प्राप्त करने लगे। इन विभिन्न खोजों के परिणाम स्वरूप जिस तेजी के साथ व्यापार के क्षेत्र में प्रगति हुई, उससे व्यापारियों ने की खूब आर्थिक समृद्धि हुई। निसंदेह यह व्यापार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी प्रगति थी। इसी कारण यूरोप के इतिहास में इसे व्यापारिक क्रांति का नाम दिया जाता है। इसे वाणिज्यिक क्रांति भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये था वाणिज्यवाद। अब तक हम वाणिज्यवाद के अर्थ, उसके उदय और विकास के कारणों, उसके लक्षणों और उसके दोषों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हमने वाणिज्यिक क्रांति के बारे में भी चर्चा की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।